बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.5 से पहले कुछ हम बातें डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंस। Types of finance. There are many types of finance which bank and other financing companies provide to their client. Few of them are given below. देखें टाइप्स ऑफ फाइनेंस में हम जो बैंक्स हैं, अदर फाइनेंसिंग कंपनी प्रोवाइड देयर क्लाइंट, अदर फाइनेंसिंग कंपनी बैंक्स हो जाएं या अदर फाइनेंसिंग कंपनीज हो जाएं, तो वो प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट, उन्हें फाइनेंस देते हैं। फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो: ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस, डिमांड फाइनेंस और लीजिंग। ओवरड्राफ्ट क्या है? It is a special type of loan provided by the bank to their account holder. जो बैंक है वो लोन देता है, स्पेशल टाइप है लोन की ये, और किसको देती है? जो अकाउंट होल्डर होता है उसी बैंक का। द अकाउंट होल्डर कैन ड्रॉ अ लिमिटेड अमाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट्स इवन दे हैव जीरो बैलेंस। वो एक लिमिटेड अमाउंट होती है जो से वो ड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, अगर बेशक उसका अकाउंट जो बैलेंस है वो जीरो क्यों ना हो। इन दिस सिचुएशन द अकाउंट इज सेड टू बी ओवरड्रॉ। तो ऐसे जो अकाउंट को हम क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? ओवरड्रॉ। इट इज रीपेएबल एट एनी टाइम एज पर डिमांड बाय। तो इसे हम रीपे करना होता है जब भी हमसे बैंक डिमांड करे, किसी वक्त भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गया ओवरड्राफ्ट। रनिंग फाइनेंस क्या है? दिस इज अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी विच इज ग्रांटेड टू द borrower to enable him meeting his day-to-day funding needs, and every limit is sanctioned by the bank and the borrower is allowed to draw that amount through his current account. देखिए, ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है जो ग्रांटेड टू दी, जो बोरोवर है उसको एनेबल हिम मीटिंग हिज डे टू डे फंडिंग होती है जो उसकी नीड होती है। एंड एग्री लिमिट इज सेंशन, वो जो उसे सेंशन की होती है अमाउंट, उस पर उनके एग्रीमेंट हुआ होता है, वो एग्रीड होते हैं, सही है, by the bank, and the borrower is allowed to draw that amount through his current account. तो वो उस अमाउंट को अपने करंट अकाउंट से निकाल सकता है। ठीक है। डिमांड फाइनेंस क्या है? डिमांड फाइनेंस, इट इज अ टाइप ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर। ये लोन की एक टाइप है जो बैंक अपने कस्टमर को देती है, विच इज पेबल ऑन द डिमांड ऑफ बैंक एनी टाइम। तो वो किसी वक्त भी आपको पे करे जब भी बैंक आपको डिमांड करे। डिमांड फाइनेंस में आइदर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग। जो डिमांड है बैंक की फाइनेंस की, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, कम मुद्दत की भी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म। हाउएवर इट्स रीपेमेंट इज डन नॉर्मली, इसकी जो पेमेंट होगी उस अमाउंट की वो नॉर्मली थ्रू इंस्टॉलमेंट ही होगी। ठीक है। द बैंक कैन डिमांड टू रिटर्न द लोन एनी टाइम, और इस लोन को किसी वक्त भी बैंक डिमांड कर सकता है। ठीक है, ये डिमांड फाइनेंस होता है। लीज, ये लीज मीन्स मुआहदा, सही है, एग्रीमेंट। ठीक है। It is an agreement between two parties giving one party the right to use the assets. दो पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट होता है, चाहे वो एसेट्स में मोटर हो, मोटर व्हीकल हो, हाउस हो, एंड सो ऑन, जो भी, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें एक टाइम रखा जाता है। इन दिस एग्रीमेंट द लीजेस, जो यूजर है, पे दी ऑनर यूजर फॉर यूज ऑफ एनी एसेट। तो इस एग्रीमेंट में क्या होता है? जो यूजर होता है वो पे करता है ऑनर को उस एसेट का जो उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ होता है, सही है। लीजिंग फाइनेंसिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। व्हीकल लीज इज द लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कोई मोटर व्हीकल के हिसाब से बात करें, जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट होता है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और इट इज कॉमनली ऑफर्ड बाय डीलर, सही है, या बैंक और अदर फाइनेंस कंपनी as an alternative to the vehicle purchase and is widely used by businessmen.
तो वो कहता है ये कॉमनली ऑफर्ड किया जाता है डीलर्स को, बैंक्स को, फाइनेंस कंपनी को या किसी बिजनेसमैन को. इज वाइडली यूज्ड बाय इन आवर कंट्री. जो हमारे मुल्क में कॉमनली पीपल आर आल्सो अवेलिंग दिस फैसिलिटी. जो हमारे कंट्री में भी, जो हमारे पाकिस्तान में, तो कॉमन पीपल भी इसको अवेल कर सकते हैं. डाउन पेमेंट क्या होती है? द अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर टू द ओनर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. डाउन पेमेंट ऐसे क्या होती है? जो कस्टमर है, जो परचेजर है, वो सही है, वो ओनर को पे करता है एग्रीमेंट के टाइम पर. एग्रीमेंट के टाइम पर इज कॉल्ड डाउन पेमेंट. आ जाए एक्सरसाइज की तरफ, हम मूव करते हैं. एक्सरसाइज 4.5 इसी के ऊपर है. ठीक है. यास्मीन अकाउंट बैलेंस इज 0. यास्मीन का अकाउंट बैलेंस क्या है? शी नीड मनी टू पे यूटिलिटी बिल्स. उसने क्या करना है? उसे अमाउंट की जरूरत है, मनी की जरूरत है, और वो यूटिलिटी बिल. शी ड्रॉन ₹2000 थ्रू ATM. उसने ड्रॉन अमाउंट कितनी है? 2018. तो मैंने नीचे सोल्यूशन लिख के ड्रॉन अमाउंट लिख दी इक्वल टू ₹2000. द बैंक चार्ज ₹6 डेली एज ओवरड्राफ्ट फी. सी तो and a markup at the rate of 7.5% is also applied. Find the amount payable after 40 days. ठीक है. तो उन्होंने मार्कअप कितना रखा है? 7.5%. ठीक है. पहले हम ड्रॉन अमाउंट के ऊपर मार्कअप निकाल लेते हैं. कितना बनता है? 7.5% मीन 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ड्रॉन अमाउंट 2000 थी, तो ये ₹150 हो गया. ठीक है. मार्कअप. बैंक चार्ज डेली ₹6, ये मार्कअप हो गया 2000 के ऊपर से, ये ₹150. बैंक चार्जेस डेली ₹60. ठीक है. उन्होंने डेली कितने क्वेश्चन में, आप इस लाइन में आए, द बैंक चार्जेस ₹6 डेली. तो डेली जो चार्ज कर रहा है बैंक 6, तो इनके दरमियान कितने डेज में अमाउंट पेएबल करनी थी? 40 डेज में. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 40 कर. बैंक चार्जेस फॉर 40 डेज के कितने बनते हैं? ₹6 इंटू 40 ₹240 बन जाएगा. टोटल पेएबल अमाउंट. अब अमाउंट जो निकाली थी यास्मीन ने, तो उसमें क्या था? इनिशियल उसने 2000 निकाले थे, मार्कअप 150 था, और 40 डेज क्या उनके दरमियान जो भी एग्रीमेंट था, या 40 डेज के अंदर उन्होंने 40 डेज में पे करने थे, तो 40 डेज के चार्जेस 240 बनते थे. तो इस तरह 2000 प्लस 150 प्लस 240, तो ये ₹2390 बन जाते हैं. ठीक है. आप इसे देख सकते हैं. ड्रॉन अमाउंट 2000 है, मार्कअप 7.5% था, तो वो अप्लाई किया ड्रॉन अमाउंट के ऊपर, ₹150 आ गया. बैंक चार्जेस डेली ₹6 हैं, तो 40 डेज था उनके. फॉर 40 डेज के लिए उन्होंने अपने पास ये 2000 40 डेज तक के बाद उन्होंने पे किए थे. तो आफ्टर 40 डेज बाद पे किए थे, तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर 240, ये चार्ज अलग बैंक ने किया. जब उन्होंने अमाउंट पे की, तो 2000 में मार्कअप प्लस 40 डेज के बाद जो अमाउंट बनी थी बैंक चार्जेस की, सही है. तो 2000 प्लस 150 प्लस 240, तो ये रुपीस बन जाते हैं ₹2390 उन्होंने पे किए. ठीक है. तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. आ जाए क्वेश्चन नंबर 2. Hanzala account was overdrawn. See, he drew ₹1000 through check. He drew ₹1000 through check. The daily overdraft fees is ₹5. Daily क्या है? Overdraft fees क्या है? ₹5. He has to pay an amount of ₹2000 for electricity bill. उन्होंने 2000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है. He deposited ₹3000 in his account after 30 days. इन्होंने क्या किया? 30 डेज बाद he deposited ₹3000 in account after 30 days. After 30 days इन्होंने अपने अकाउंट में 3000. Will he be able to pay the bill? Find the amount payable by him. हंसला तो इन्हें कितने अमाउंट ड्रॉ की थी? ड्रॉ अमाउंट ₹1000 थी. बैंक चार्जेस डेली ₹5 थी.
तो कितने डेज बाद इन्होंने डिपॉजिट की था अकाउंट में? 30 डेज बाद। तो 5 इंटू 30, बैंक चार्जेस फॉर 30 डेज 150 हो गया। पेएबल अमाउंट आफ्टर 30 डेज, तो 1000 प्लस बैंक चार्जेस 150, तो ये क्या हो गया? 1000 प्लस 150, 1150 रुपीज। ठीक है, इन्होंने अमाउंट पे की करनी है से, पेबल अमाउंट जो है 30 डेज, आफ्टर 30 डेज इतनी अमाउंट बनती है। डिपॉजिटेड अमाउंट रुपीज 3000 था, इन्होंने अमाउंट डिपॉजिट की 3000, तो 3000 से पेबल अमाउंट माइनस हो जाएगी, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनेगी? 3000 माइनस पेबल अमाउंट, 3000 माइनस पेबल अमाउंट आफ्टर 30 डेज। सही है, तो 3000 में से 1150 इन्होंने पे करनी थी, तो वो आपके पास कितनी बच गई? 1850। बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या था? 2000। अब रिमेनिंग अमाउंट उनकी कितनी है अकाउंट में? 1850। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बिल भर सकेगा या नहीं। तो नाउ ही वुड नॉट एबल टू पे दी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 है और अकाउंट में जो अमाउंट है 1850 है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a motor is sold on lease at the rate of 12% for 3 years. Calculate monthly installment if sale price of motorcycle is rupees 60,000। तो सेल प्राइस क्या है? 60,000 है, और लीज जो उनके साथ दरमियान मुआहदा हुआ है जो उसका रेट है 12% है, तो 12% ऑफ 60,000 हम निकालेंगे। लीज एट द रेट ऑफ 12% मैंने लिखा, तो 12% ऑफ 12% मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, जो मोटरसाइकिल की सेल प्राइस थी उस पर हम जब निकालेंगे तो वो अमाउंट बनेगी 7200। मतलब क्या हो गया? 12% मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, जो मोटरसाइकिल की सेल प्राइस थी। ठीक है, ये लीज फॉर 3 ईयर, 3 ईयर ये पर ईयर का निकला है 7200, तो 3 ईयर के उनके दरमियान है मुआहदा जो है, तो 3 से 7200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पेएबल अमाउंट कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल अमाउंट मोटरसाइकिल की क्या थी? 60,000, और लीज जो मुआहदा हुआ था 3 ईयर, वो वाली अमाउंट कितनी बनी थी? 21,600। तो ये टोटल अमाउंट उसने जो पे करनी है वो 81,600 है। ठीक है, अब इसके साथ हमने मंथली इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो 3 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं? 3 ईयर्स का एग्रीमेंट था इनके दरमियान, 3 ईयर में 36 मंथ होते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए टोटल पेएबल अमाउंट को आपने नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या है? 36 है, और टोटल पेएबल अमाउंट क्या है? 81,600 डिवाइड बाय 36। जब आप 36 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज 2266.67 रुपीज बनेंगे। ठीक है, 2266.67। ठीक है, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ये बनेगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि आपके देखें सेल प्राइस है 60,000, उस पर जो रेट है 12%, आपने 12% को 60,000 से मल्टीप्लाई, तो परसेंट का निशान हटाते हैं ना, नीचे 100 आया था, तो वो अमाउंट बनती है 7,200। ठीक है, तो 3 ईयर का एग्रीमेंट है, तो 3 से इस लीज की जो अमाउंट आई थी उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल 3 ईयर की अमाउंट आ जाएगी जो आपके इस रेट पर जो उनका आपसे एग्रीमेंट हुआ है, तो वो बन जाएगी 21,600। तो उसने अब पे क्या करनी है? जो सेल प्राइस है मोटर साइकिल की 60,000, और लीज जितना उनके दरमियान जो रेट थे ओके अमाउंट बनी है वो 21,600, तो टोटल अमाउंट जो वो पे करेगा 81,600। तो मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी क्या बननी है? तो 3 ईयर है, 3 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 36 मंथ होते हैं, तो आपने 81,600 को 36 से डिवाइड कर देना है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपके पास आ जाएगी जो बनती है 2266.67। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Manahil bought a car worth rupees 6 lakh through a leasing company at the rate of 16% for 5 years. Find the total amount paid by her in 5 years. तो टोटल अमाउंट कितनी पेड की कितने ईयर में? 5 ईयर्स में. ये आपने जहन में रखना है. तो कॉस्ट प्राइस क्या है कार की? टोटल कॉस्ट कितनी है? 6,600,000. लीज के जो रेट तय हुए इनके दरमियान 16% का. तो 16% इस कॉस्ट पर आपने फाइंड करना है. तो 16% 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख. तो इसे कैलकुलेट करें आप तो आंसर आपके पास बनेगा 96,000. सही है. ये पर ईयर का 96,000 बनेगा. ठीक है. इस रेट के ऊपर 16%. तो लीज फॉर 5 ईयर है. 5 ईयर का पीरियड तय हुआ है. तो इस पीरियड को टाइम को 5 ईयर को 5 मल्टीप्लाई बाय पर ईयर की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें. 5 मल्टीप्लाई बाय 96,000 तो ये बन जाएगा 4,80,000 बन जाएंगे. 5 ईयर में जो उनके दरमियान रेट तय हुआ है उसमें जो वो पे करेंगी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ओरिजिनल अमाउंट के अलावा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के अलावा 4,80,000. तो टोटल अमाउंट पेड, कॉस्ट प्राइस क्या थी? ओरिजिनल प्राइस जो थी कार की वो 6 लाख थी. उसमें 5 ईयर में जो लीज पर आपका रेट तय हुआ था, एग्रीमेंट था, तो उसमें आपने मजीद 7 ऐड करना है 4,80,000. तो इस तरह ये टोटल अमाउंट आपके पास बन जाएगी 10,80,000. तो इस तरह उन्हें ये इसकी कॉस्ट पड़ेगी 10,80,000. सही है. सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था. इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी आपको. ठीक है. कार की लीज का रेट दिया था 16%. आपने सिंपल कॉस्ट प्राइस पर 16% को अप्लाई कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है 16% के साथ कॉस्ट प्राइस को. तो परसेंट का निशान हटाते हैं तो नीचे 100 आता है. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 96,000 अमाउंट आ जाएगी. और ये तो आपने जो लीज की रेट का हिसाब से जो अमाउंट निकाली है ये पर ईयर की है. तो 5 ईयर का एग्रीमेंट था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें 96,000 को. तो वो अमाउंट बन जाएगी आपके पास 4,80,000. अब टोटल अमाउंट पेड कितनी करनी होगी उन्हें 5 ईयर में? तो वो टोटल अमाउंट बनेगी कॉस्ट प्राइस प्लस लीज फॉर 5 ईयर की जो अमाउंट आई थी. तो 6 लाख प्लस 4,80,000 तो ये 10,80,000 इस तरह ये अमाउंट बन जाएगी. आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. मिस्टर Amir want to get a car having price 15 lakh through a bank at the rate of 17% for 7 years. जो उसके साथ रेट तय हुआ है 17% है. सही है. और टाइम तो जो उनके साथ तय हुआ है वो 7 ईयर्स है. और कार प्राइस क्या है? 15 लाख, 1500,000, 15 लाख. ही कैन पे रुपीज, कुछ अमाउंट उन्होंने शुरू में पे की 1,50,000 एज अ डाउन पेमेंट उन्होंने पे. कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट एंड टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इफ द बैंक चार्जेस रुपीज 5,000 एज प्रोसेसिंग चार्जेस. जो प्रोसेस के दरमियान चार्ज किए थे वो 5,000 थे. आपने मंथली इंस्टॉलमेंट भी बतानी है और टोटल अमाउंट पेड भी निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितनी है? 15 लाख. डाउन पेमेंट क्या है? 1,50,000. तो इंटरेस्टेबल अमाउंट, जो अमाउंट इंटरेस्ट लगा, जो इंटरेस्ट जिस पर अप्लाई होगा वो अमाउंट कितनी है? ठीक है. इंटरेस्टेबल अमाउंट में जो जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट अप्लाई होगा ये 17%. ठीक है. वो कितनी है? तो हमने कॉस्ट प्राइस में से डाउन पेमेंट पहले माइनस कर देनी है. तो वो बन जाएगा 13,50,000. सही है. डाउन पेमेंट कॉस्ट प्राइस माइनस डाउन पेमेंट करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी जिसके ऊपर बैंक ने 17% का इंटरेस्ट अप्लाई करना है. ठीक है. वो बन जाएगी 13,50,000. इंटरेस्ट रेट क्या है आपके पास? 17%. ठीक है. तो इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 17% फॉर 7 ईयर है. मैंने इकट्ठा कर दिया. तो 17% क्या होता है? 17/100. और वो अप्लाई किसके ऊपर होगी? वो अमाउंट जो डाउन पेमेंट को कॉस्ट प्राइस से माइनस करके आई थी. तो वो 13,50,000. और टाइम कितना था? 7 ईयर. 7 भी साथ लिख दिया मैंने. चाहे तो आप पहले रेट
इंटरेस्ट का जो 70% के रेट के हिसाब से अमाउंट निकाल लें पर ईयर की, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर, या 7 को साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास अमाउंट बन जाएगी 16,06,500। सही है, जो इंटरेस्ट लेगा। तो पेएबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, जो उसने अमाउंट पे करनी है, तो आपके पास अमाउंट क्या थी, 13,50,000 प्लस 16,06,500, तो वो पेएबल अमाउंट कितनी बन जाएगी उसके भी, रुपीज 29,56,500। ये पेएबल अमाउंट है, ये जो मजीद उसने पे करनी है। ठीक है, ये इंटरेस्ट है, ये डाउन पेमेंट माइनस करके जो अमाउंट आई थी उसमें इंटरेस्ट की जो अमाउंट बनती थी उसे ऐड कर दें। ये अमाउंट मजीद उन्होंने पे करनी है। कितने अरसे में, 7 ईयर में। तो 7 ईयर किसके बराबर होता है, 84 मंथ, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 84 मंथ। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, जो पेबल अमाउंट है 29,56,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे, 84, तो उसे आप डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास रुपीज 35,196.43, ये रुपीज बन जाएंगे। और प्रोसेसिंग चार्जेस कितने थे, जो प्रोसेस किया था स्टार्ट में इन्होंने जब कार की वो परचेज कर रहे थे, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या थे इसके, रुपीज 5,000। अब टोटल पेड अमाउंट कितनी होगी, एक तो हम उसकी क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी उसकी 15 लाख, प्लस जो इंटरेस्ट अप्लाई होता है, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी थी, ठीक है, आफ्टर 7 ईयर वो बनती थी 16,06,500, और आपके पास क्या था यहाँ पर, सर्विस जो प्रोसेसिंग चार्जेस थे 5,000। तो टोटल पेड अमाउंट उसने कितनी अमाउंट पेड की, तो वो बनता है 31,11,500। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा थोड़ा सुन लें, देखें स्टार्ट में क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कार रुपीज था 15 लाख, डाउन पेमेंट उन्होंने की 1,50,000, तो आपने वो अमाउंट पहले निकाल ली है जिस पर इंटरेस्ट अप्लाई करना है, तो कॉस्ट प्राइस में से डाउन पेमेंट पहले माइनस कर दें, वो बन गई थी, वो अमाउंट आती थी 13,50,000। ठीक है, इस अमाउंट के ऊपर उसने 17% फॉर 7 ईयर अप्लाई किया, वो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या निकली थी, इस अमाउंट की, वो अमाउंट है जिस जो कॉस्ट प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस की। अब ये वो रिमेनिंग अमाउंट है जिस पर हमने इंटरेस्ट से ये अप्लाई करना है। ठीक है, बैंक ने जिसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई करना है, तो वो 17% है, और 7 साल के लिए, 7 ईयर के लिए, तो आपने क्या करना है, 17 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वो इंटरेस्टेबल अमाउंट नाम दिया हमने, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस डाउन पेमेंट को करके जो अमाउंट आई थी मल्टीप्लाई बाय, तो इंटरेस्ट की अमाउंट बनी थी 16,06,500। तो अब उसने जो अमाउंट पे करनी है वो इंटरेस्टेबल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट, तो उन्हें ऐड कर दें इंटरेस्ट के थ्रू जो आंसर आया है, और वो वाली अमाउंट जिससे कॉस्ट प्राइस से जो डाउन पेमेंट माइनस करके आई वो एक ये है, उसमें ऐड कर दें इंटरेस्ट की अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट इसने पे करनी है 29,56,500, ये उसने पे करना है कितने ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए। तो 7 ईयर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट भी निकाल ली, तो 7 ईयर में 84 मंथ होते हैं, तो पेबल अमाउंट को डिवाइड कर दें 84 से, तो आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, वो क्या बनता है 35,196.43। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल पेड अमाउंट कितनी बनती है, टोटल पेड अमाउंट, तो और आपने के प्रोसेसिंग फी चार्जेस भी उन्होंने लिए थे स्टार्ट में उनसे 5,000, तो हम टोटल पेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो आपके पास जो कॉस्ट थी ओरिजिनल 15 लाख, प्लस जो इंटरेस्ट अप्लाई किया था 17% फॉर 7 ईयर, वो अमाउंट जो आई थी उसको ऐड करेंगे, प्लस
प्रोसेसिंग चार्जेस को ऐड करेंगे। तो वो तीनों को ऐड करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बनेगी 31,11,500। तो इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म होती है। तो आपने अपने टास्क को कंप्लीट करना है और इन क्वेश्चंस को कोशिश करें आप कॉपी में भी उतारें। अच्छा, इस तरह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।